बाड़मेर में राष्ट्रीय राजमार्ग 925 पर देश के पहले आपातकालीन लैंडिंग फील्ड का हुआ शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गांधव बाखासर खंड पर किया एयर स्ट्रिप का उद्घाटन। सुखोई, हरक्यूलिस जैसे विमानों ने भी इस पर की लैंडिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हाईवे और लैंडिंग फील्ड देश की पश्चिमी सीमा पर आधारभूत संरचना के साथ साथ सुरक्षा को और भी करेगा मजबूत। रक्षा मंत्री ने कहा, सुरक्षा और विकास है एक दूसरे के पूरक। देश में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड्स के लिए 29 जगहें की गई हैं चिन्हित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स के 13वें शिखर सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। सम्मेलन का विषय है ब्रिक्स एट 15, निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। भारत ने इस सम्मेलन के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की है पहचान। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर भीषण नाव दुर्घटना में अब तक 87 से अधिक लोगों को बचाया गया। एक महिला की मौत, 2 अभी भी लापता। प्रधानमंत्री ने दुर्घटना पर शोक किया व्यक्त। असम के मुख्यमंत्री से की बात। राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के दल से की मुलाकात। खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री को अपने ऑटोग्राफ के साथ एक स्टॉल भी किया भेंट, अपने अनुभव भी किए साझा। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी। अब तक 71 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। 86 लाख से ज्यादा खुराकें दी गई थी कल। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने की 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के निर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद से न्यूयॉर्क में मुलाकात। कोविड वैक्सीन सहित मानवाधिकार और पर्यावरण के मुद्दे पर हुई चर्चा। आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज राजस्थान के बाड़मेर में भारतीय वायुसेना के लिए आपातकालीन लैंडिंग फील्ड का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय राजमार्ग 925 पर गांधव बाखासर खंड पर निर्मित इस आपातकालीन लैंडिंग फील्ड पर वायुसेना के विमानों ने लैंडिंग की। इनमें सुखोई 30 और जगुआर जैसे विमान शामिल हैं। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऐसे वक्त में जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस आपात लैंडिंग फील्ड का निर्माण मन में एक नया विश्वास पैदा करता है। आज देश आजादी का यह अमृत महोत्सव मना रहा है। साथ ही 1971 का युद्ध जिसमें हम लोगों ने विजय हासिल की थी, उसका यह स्वर्णिम वर्ष भी यह देश मना रहा है। और आज जहां पर खड़े होकर हम अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं, यह स्थान भी 1971 की विजय का यह साक्षी रहा है। और ऐसे में इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का निर्माण मन में तो उत्साह पैदा करता ही है, साथ ही सुरक्षा के प्रति भी मन के अंदर एक विश्वास का भाव पैदा करता है, एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करता है। और साथ ही रक्षा मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं में भी हमारी सेनाएं उसी त्याग, उसी संकल्प और समर्पण का उदाहरण देती हैं जैसा युद्ध के समय होता है। युद्ध चाहे दुश्मन से हो या फिर आपदाओं से, हमारी यह एयरफोर्स सदैव लोगों की अपेक्षाओं की कसौटी पर यह सदैव खरी उतरी है। यह बराबर पहले भी मैंने देखा है जब मैं रक्षा मंत्री नहीं था, और रक्षा मंत्री रहते हुए भी प्रत्यक्ष अपनी आंखों से इसे मैं देख रहा हूं। और
बॉर्डर पर भी देश को जब भी जरूरत पड़ी है, इंडियन एयरफोर्स तैयार रहा है और हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो, सभी इन सभी के ऊपर देश का पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और इस अवसर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आपात लैंडिंग फील्ड के निर्माण में नवाचार का प्रयोग किया गया। करीब 45 करोड़ की लागत से 3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप हमने तैयार की है, जिसके बारे में अभी बताया गया है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि एयर स्ट्रिप करते समय स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूती भी लगती है। ऑस्ट्रेलिया में हमारे भारतीय वैज्ञानिक ने जो आयरन स्लैग है, स्टील स्लैग, इसका यूज़ करके उन्होंने एयर स्ट्रिप बनाई है और जिसको ऑस्ट्रेलियन सरकार ने मान्यता दी है। और हमारे देश में ये स्लैग, ये वेस्ट मटेरियल है। तो हम लगातार इनोवेशन और रिसर्च के द्वारा नए नए प्रयोग करते हैं। और इस एयर स्ट्रिप के उद्घाटन के बाद मीडिया से बात करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का निर्माण देश के कई हिस्सों में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इससे जहां एक और सेना की परिचालन क्षमता बढ़ेगी, तो वहीं ये प्राकृतिक आपदा के समय भी मददगार साबित होगी। सेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान में कई स्थानों पर इस प्रकार की इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड का निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर और हमारे सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की देखरेख में यह सब सारा काम देश भर में हो रहा है। इससे जहां पर हमारी सेना की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ेगी, वहीं पर मैं समझता हूं प्राकृतिक आपदा की घड़ी में जनता को राहत पहुंचाने में भी एक बहुत मदद मिलेगी। एक महत्वपूर्ण एसेट होगी ये इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड। और वैसे वायुसेना को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार कई कदम उठाती रही है और इसी संदर्भ में कैबिनेट की सुरक्षा समिति ने बुधवार को भारतीय वायुसेना के लिए 56 C-295 MW परिवहन विमान खरीद को मंजूरी दी, जिनमें से 16 विमान स्पेन से ही तैयार स्थिति में खरीदे जाएंगे, जबकि 40 विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा। ये अपनी तरह का पहला कदम है जब सेना के विमानों का निर्माण भारत में होगा। इससे मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही संबंधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को भी सीधा लाभ भी होगा। महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया है कैबिनेट के द्वारा, इस महत्वपूर्ण निर्णय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी अब डाल लेते हैं नजर, क्योंकि भारतीय वायुसेना को मजबूत करने के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि 56 ट्रांसपोर्ट विमान हैं जिनकी खरीद को मंजूरी दी गई, जिसके बाद जब ये विमान आ जाएंगे तो जितने पुराने विमान हैं उन्हें यूज से बाहर कर दिया जाएगा। ये जो विमान आए हैं इनकी क्या खासियत है? इसका नाम है C-295 MW विमान, जो समकालीन तकनीक, जो आधुनिक तकनीक फिलहाल मौजूद है उसके साथ इनको बनाया जा रहा है और साथ ही इनकी क्षमता रहेगी 5 से 10 टन। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी कोई विमान ऐसे खरीदे जाते हैं तो उनके कुछ ऑपरेशनल फीचर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे इसमें त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता, साथ ही साथ सैनिकों और कार्गो के लिए भी, पैरा ड्रॉपिंग के लिए भी विमान में विशेष सुविधाएं दी गई हैं। बड़ी बात कि पहली बार मेक इन इंडिया के तहत ही भारत में इन 56 में से 40 विमान बनाए जाएंगे और एक बार जब अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिया जाएगा तो 48 महीने का वक्त रहेगा जब स्पेन से तैयार विमान, 16 विमान जो है वो स्पेन से तैयार खरीदे जाएंगे। और भारतीय कंपनी की बात करें तो जब अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाएंगे तो उसके 10 वर्ष के भीतर टाटा कंसोर्टियम भारत में ही इन 40 विमानों का निर्माण करेगा। और ये ऐतिहासिक है। क्यों? क्योंकि पहली बार एक निजी कंपनी भारत में एक सैन्य विमान का निर्माण कर रही है। सभी 56 विमानों में स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होगा। स्वदेशी देश में बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से सुसज्जित होंगे ये ट्रांसपोर्ट विमान। बड़ी बात कि इससे एमएसएमई सेक्टर को बहुत बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि विमान के अलग अलग हिस्सों के निर्माण में यही एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी कंपनियां शामिल होंगी। घरेलू विमानन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात कि आयात पर निर्भरता कम होगी, निर्यात में वृद्धि की अपेक्षा की जा रही है। ये महत्वपूर्ण क्योंकि हमारी इकोनॉमी को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। रक्षा क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर आ रहे हैं उन पर अगर हम नजर डालते हैं तो पाते हैं कि 600 तो उच्च कुशलता वाले रोजगार आएंगे, 3000 मध्यम कुशलता वाले रोजगार होंगे। इससे हटकर अगर हम रोजगार सृजन पर ही नजर डालें तो हम ये भी पाते हैं कि 3000 से अधिक
अप्रत्यक्ष रोजगार जहां आएंगे, वहीं 42.5 लाख से अधिक काम के घंटे भी इससे सुनिश्चित की जाएगी। एक और महत्वपूर्ण फीचर इससे जुड़ा हुआ कि डिलीवरी पूरी होने से पहले ही सर्विसिंग सुविधा यानी एमआरओ, जिसे हम मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ऑपरेशंस कहते हैं, ये एमआरओ सुविधाएं स्थापित करने की भी योजना है सरकार की। और ये एमआरओ इस मायने में महत्वपूर्ण है कि इससे भी रोजगार सृजन होगा और साथ ही साथ इनकी सर्विसिंग, जो अभी तक कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते रहे हैं विदेशी कंपनियों को, उनकी जगह अब देश में ही ये सुविधाएं भी सुलभ हो पाएंगी। और इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधीर यादव फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर, सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है जहां इस इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड को बनाया गया है, शुरुआत है आज, लेकिन हमारी सेना की अगर हम बात करते हैं तो हमारी सेना को किस तरीके से मजबूती देगा ये एयरफील्ड या ये पहल? इस वक्त सुधीर हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन इसी महत्वपूर्ण खबर पर हमारे साथ विशिष्ट मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं एयर मार्शल रिटायर्ड निर्दोष त्यागी, जो डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ रह चुके हैं। त्यागी जी, आपसे अगर मैं ये जानना चाहूं, जो सवाल मैंने अभी रिपोर्टर से पूछा, क्योंकि जब भी हम इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड की बात करते हैं तो आज रक्षा मंत्री ने भी बहुत विस्तार से इस बात को सामने रखा कि किन मायनों में ये महत्वपूर्ण रहेगी हमारे देश के लिए। बाड़मेर क्षेत्र और सीमा से सटा ये इलाका स्ट्रेटेजिकली अगर मैं समझना चाहूं तो किन मायनों में महत्वपूर्ण है ये ढांचागत विकास रक्षा क्षेत्र को लेकर जो केंद्र सरकार आगे बढ़ा रही है? देखिए, दो सवाल पूछे आपने। एक तो है बाड़मेर क्षेत्र की महत्वता, वो तो बड़ी आसानी से उसका तो मैं बता सकता हूँ कि जो भी सीमा के पास जो भी इलाका है हमारा पाकिस्तान की सीमा के पास, उसका सभी का महत्व बहुत ही, और उसी से जुड़ा सवाल है ये एयर मार्शल त्यागी की खास बात है जो इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड्स की, उस पर मैं कुछ जिक्र करना चाहूंगा। देखिए, क्या होता है कि ये जो आजकल के बड़े हाईवेज बन रहे हैं, इनके बनाने की तरकीबें और जो ट्रेडिशनल रनवेज होते थे वो काफ़ी उसमें मतलब कॉमनैलिटीज़ हैं। तो उस वजह से यूरोप में ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे बहुत पहले कि जैसे दुश्मन अटैक करे और आपका रनवे जो है आउट ऑफ एक्शन हो जाए तो आपके जहाज सारे कहाँ पे लैंड करेंगे। तो वहाँ पे उन्होंने जो उन दिनों पे ऑटोबैन्स वगैरह बन रहे थे जो बड़े बड़े, उन पे ट्राई किया था। और यहाँ भारत में भी अभी उसी तरह से 2015-2017 में यहाँ पे लैंडिंग करी गई थी फाइटर्स की और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की यूपी में। और वही अब जहाँ पे भी हाईवे बन रहे हैं और जहाँ पे भी उसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, वहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग ग्राउंड्स बनाए जा रहे हैं। क्योंकि जब कोई लड़ाई शुरू होती है तो उसमें दुश्मन अटैक करता है अपने दुश्मन के एयरफील्ड्स पे, मतलब दोनों साइड एक दूसरे के एयरफील्ड्स पे अटैक करेंगी, जिससे कि वो उनके एयर ऑपरेशंस में बाधा पहुंचे। तो जब खूब सारे आपके पास अगर इस तरह के ग्राउंड्स हैं, लैंडिंग ग्राउंड्स हैं, तो आपकी स्वाभाविक है कि आपकी क्षमता काफ़ी बढ़ जाएगी, क्योंकि दुश्मन कहाँ कहाँ अटैक करेगा, कहाँ कहाँ उसको आइडेंटिफाई करेगा। और जो इनका जैसे जो रोड्स की जो कंडीशन है, उस पर कुछ दिनों के लिए ये ऑपरेशन करने में कोई बाधा नहीं आती है, जबकि किनारे उसके जो है ना वो उसमें कोई वो नहीं होने चाहिए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और एयर मार्शल त्यागी, क्योंकि आज ये भी बात कही गई है कि 29 ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहां ये इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड्स बनाई जाएंगी, लेकिन हमने साथ ही ये भी देखा कि कल एक बड़ा फैसला कैबिनेट का भी आया कि जो ट्रांसपोर्ट विमान है एयरफोर्स के 56 को मंजूरी दी गई है। इस निर्णय को भी आप भारत को आत्मनिर्भर होना रक्षा क्षेत्र में, उस नजरिए से अगर मैं समझना चाहूं तो कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके 3 कारण हैं। एक तो है कि पहली बार एक प्राइवेट कंपनी इंडिया में मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाएगी। ये तो बहुत ही बड़ा मतलब इसका तो बहुत ही खास महत्व है। एक नया ऐतिहासिक शुरुआत कह सकते हैं इसे। जी। जो डाउनस्ट्रीम जो छोटे छोटे उद्योगों को उससे इस फील्ड में बढ़ावा मिलेगा। दूसरा है कि जो एयरक्राफ्ट है ये रिप्लेस कर रहा है एवरो को। एवरो 60-70 साल पहले से ये पहले इंडियन एयरलाइंस में था, फिर एयरफोर्स ने ले लिया इसको। तो इसके रिप्लेसमेंट वाला जो एयरक्राफ्ट है उसकी क्षमता काफ़ी ज़्यादा है। इससे ये इन छोटे छोटे स्ट्रिप्स पे लैंड कर सकता है, खूब सारे इसमें ट्रूप्स जा सकते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें 6 पंखे वाला प्रोपेलर है।
जो कि इसको हाई स्पीड कैपेबिलिटी देता है। और तो जो आजकल के जो एयरक्राफ्ट हैं उनमें खास बात यह है कि वो ऊंचाइयों पर जो छोटे छोटे जहाँ पे कि पूरा रनवे नहीं बना सकते हैं वहाँ पे भी जाके लैंड कर सकते हैं। और इसका महत्व है नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में भी और नॉर्दर्न सेक्टर में भी, जहाँ की अभी जैसा आपको पता है कि वहाँ पे तनाव बढ़ा हुआ है। और जहाँ पर भी डिजास्टर रिलीफ से लेके दुश्मन के हमला या रसद पहुँचानी हो या पैराट्रूपर्स ड्रॉप करने हो, हर चीज में जो एयरक्राफ्ट है वो काफी काम आएगा। जी मार्शल त्यागी, आपने तो अपने सर्विस रिप्लेसमेंट जी और जो एक नई कंपनी, और तीसरा जो है इसका कि जो आगे इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल, अभी तक जो हम बनाते आए हैं अपनी कमियों को पूरा करने में, या जो जैसे 40 स्क्वाड्रन होने चाहिए तो 30 हैं, तो इसलिए फाइटर्स पे महत्व दे रहे हैं कि वो बढ़ेंगे। जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड अगर एक इंडिया में बनने लगे तो उसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ज्यादा होगा। तो इसको निर्यात का जो है, देखिए अभी इसमें सिर्फ 56 की अनुमति मिली है, पर इसका इंडियन पोटेंशियल जो है वही रिप्लेसमेंट का करीब इसमें 100 से 125 एयरक्राफ्ट और बन सकते हैं अगर ये कामयाब रहा। अगर ये जो भी अभी तक जो सैंक्शन मिली है अगर ये कामयाब रही तो आगे इसमें और भी इंटरनल और एक्सटर्नल जो है इस क्लास में ज्यादा एयरक्राफ्ट नहीं है वर्ल्ड में। और ये बहुत ही आधुनिक जहाज है और बहुत ही मुश्किल से बना था। जाहिर है भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है ये सारी चीजें हैं जो जी। मार्शल त्यागी, मैं ये भी समझना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि आपने अपनी सर्विस के दौरान भी काफी अनुभव किया होगा कि वक्त वक्त पर वायुसेना की जरूरतें होती हैं आधुनिक साजो सामान को लेकर जिसको पूरा किया जाना चाहिए। ऐसे में हाल फिलहाल के सालों में जिस तरीके से त्वरित निर्णय लिए गए हैं और काम हुआ है, इसको कितना बड़ा बदलाव आप मानते हैं? क्योंकि ये माना जाता है अब कि वही देश है शक्तिशाली जिसकी सेनाएं भी मजबूत हैं। देखिए बदलाव आ रहे हैं, कुछ धीमे धीमे आ रहे हैं, कुछ बड़ी तेजी से आ रहे हैं, पर बहुत बड़ा बदलाव है माइंडसेट का। उसमें बदलाव में ये है कि जो भी तरीका है वो पहले जो था, मतलब मुझे ये नहीं होगा, ठीक नहीं होगा कि मैं आलोचना करूं कि पहले और अब में क्या फर्क है, पर अभी जो है उसमें जो भी तरीका है जिससे कि भी क्षमता बढ़ सकती है उस हर एक इशू को एग्जामिन किया जा रहा है और उसमें जो भी रोड ब्लॉक्स हैं उनको क्लियर करा जा रहा है। तो इसलिए मतलब भारत जो है शक्तिशाली होगा, उसमें मुझे कोई शंका नहीं। अच्छा मार्शल त्यागी, क्योंकि हम ये देखते हैं कि आजकल तकनीक बहुत तेजी से बदल रही है। हमने देखा कि परिवहन मंत्री ने भी इस बात को सामने रखा कि जैसे इमरजेंसी लैंडिंग फील्ड्स को ही लेकर ऑस्ट्रेलिया का उन्होंने उदाहरण दिया, हमारे ही वैज्ञानिक वहां जाकर इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं। ये जो सोच है कि सभी देशों से बेहतरीन चीज को सीखकर अपने देश में उसको बनाया जाए, ये इनोवेशन का अप्लाई किया जाना रक्षा क्षेत्र में, ये हमारी सेनाओं के लिए कितनी बड़ी बात हो सकती है? हाँ देखिए, यही मैं कहना चाहता था, पर इसको मतलब इसको एक्सप्लेन करना और एक मतलब इसकी तुलना करना जो है जरा मुश्किल होता है। पर एक माइंडसेट में बहुत बड़ा चेंज आया है और वो चेंज ये है कि आत्मनिर्भरता और मेक इन इंडिया के साथ साथ जो भी आधुनिक सामान है वो आ रहा है फौज के पास। जैसे ये जहाज जो है, मतलब जैसे मैंने बोला कि इस समय अपने क्लास में इसमें ज़्यादा एयरक्राफ्ट नहीं है इस क्लास में, पर ये सबसे आधुनिक है। तो जो भी इस समय पहले रफाल लिए गए थे, जो कि मतलब जिससे कि भारत की क्षमता कितनी बढ़ी है, मतलब जो दबाव थे वो कम हो गए हैं, जो दुश्मनों के दबाव, उस तरह से हर एक चीज में ये हम आगे बढ़ रहे हैं और सोच में बहुत बदलाव आया है। पर मैं उस पर ज्यादा कंपैरिजन मार्शल त्यागी, मैं इससे हटकर सवाल पूछना चाहूंगी आपसे। जो है वो बहुत ही मतलब खास चेंज ऑफ माइंडसेट है और इससे भारत को मजबूत बनने में बहुत ही मतलब मार्शल त्यागी, मैं इस क्षेत्र के बारे में आपसे कुछ और समझना चाहती हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि जब सड़कें बनती हैं, ढांचागत विकास होता है, तो बहुत मायनों में विकास पहुंचता है। अगर हम सेना के लिहाज से समझने की कोशिश करें तो जो ये बाड़मेर जालौर का क्षेत्र है, यहाँ पर न केवल सेना के लिए बल्कि स्थानीय निवासियों के साथ भी संपर्क सूत्र बढ़ाकर काम किए जाने को आप रक्षा या सुरक्षा के मद्देनजर उस परिप्रेक्ष्य में इस पहल को कितना महत्वपूर्ण समझते हैं?
देखिए, ट्रांसपोर्टेशन और इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन, जो वहाँ के लोग हैं उनका वो कितने प्रेरित हैं, और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें सारी जितना भी आपका जो आर्मी का डिप्लॉयमेंट होगा वो रोड से ही होता है, और जितनी अच्छी रोड्स होंगी उतनी तेज होगा। और वही रोड्स अगर आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं इमरजेंसी लैंडिंग ग्राउंड से, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो बल पड़ रहा है वो यहीं पे नहीं, बल्कि जो पहाड़ों में भी हो रहा है जो काम, और जो जैसे दौलत बेग ओल्डी पे जो रोड जो जा रही है, हर तरफ ये काम जो है ये सिर्फ एक सेक्टर में ही नहीं है, ये हर मतलब एक ज्योग्राफिकल सेक्टर में नहीं है, ये सब जगह हो रहा है। और इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि जो ग्राउंड लॉजिस्टिक्स है उसके बिना तो लड़ाई में सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर मार्शल त्यागी, यहाँ एक और सवाल आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि जैसलमेर बाड़मेर ये सेक्टर्स जो हैं इसमें मूवमेंट बहुत तेजी से हो सकता है, तो इसलिए इनका इम्पोर्टेंस ये है। देखिए, पंजाब में स्टेलमेट हो सकता है, पर इन सेक्टर्स में बहुत तेजी से मूवमेंट हो सकता है, तो इसलिए क्या कहते हैं, यहाँ पे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण। जी, मार्शल त्यागी, साथ ही जिस तरीके से हमने देखा है कि वैश्विक स्तर पर हालात बदल रहे हैं, खासतौर पर अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, उसको लेकर भी हमारी सीमा पर चुनौतियां बढ़ गई हैं। उसके मद्देनजर आप इसको टाइमली मानते हैं कि इस तरह की पहल जो भारत की ओर से की जा रही है अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करना? देखिए, पहल तो जो भी होता है, जो भी काम होता है वो पहले शुरू होता है, और किसी एक दिन फ्रक्टिफाई होता है और उस दिन सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सब जो है पहल कुछ पहले हुई थी, और जो अब अफगानिस्तान को लेके जो भी अब आएगा, इसमें वो एक्चुअली वॉर की जगह वो होगा ज़्यादा इंसर्जेंसी रिलेटेड, तो उसके लिए भी जो कुछ करना होगा जरूर सरकार उस पर सही कदम उठाएगी। पर उसके बारे में अभी वेट एंड वॉच चल रहा है। अभी देखना है कि अफगानिस्तान किस तरह बिहेव करता है, दोस्त की तरह या दुश्मन की तरह, और उस पर निर्भर करेगा। जी, चलिए, बहुत विस्तार से आपने सारी जानकारी हमें दी, बहुत बहुत शुक्रिया मार्शल त्यागी हमारे साथ इस विशेष खबर पर जुड़ने के लिए। और अब बात करते हैं ताज़ा खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के संगठन ब्रिक्स के 13वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस सम्मेलन का विषय है ब्रिक्स एट 15, निरंतरता, समेकन और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग। भारत ने इस सम्मेलन के लिए 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है, और ये हैं बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार, आतंकवाद का मुकाबला, डिजिटल और तकनीकी साधनों का उपयोग और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को होने वाले ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका यानी ब्रिक्स के नेताओं की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरल रामाफोसा हिस्सा लेंगे। शिखर सम्मेलन की थीम निरंतरता, एकीकरण और आम सहमति के लिए अंतर ब्रिक्स सहयोग है। भारत ने अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 4 प्राथमिक क्षेत्रों का खाका तैयार किया है। इन 4 क्षेत्रों में बहुस्तरीय प्रणाली, आतंकवाद से मुकाबला, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल और प्रौद्योगिकी उपायों को अपनाना और लोगों के बीच मेल मिलाप बढ़ाना शामिल है। इसके साथ ही नेता कोविड-19 महामारी के असर और अन्य वैश्विक तथा क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार साझा करेंगे। इस साल शिखर सम्मेलन संयोग से ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ के मौके पर हो रहा है। ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। इससे पहले उन्होंने 2016 में गोवा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मिड प्राइम में फिलहाल यहाँ वक्त एक ब्रेक का। अरे मामा जी, अब कुछ खा नहीं रहे हैं, कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। आप लोग इतना कुछ बोल रहे हैं कि आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए।
और ब्रेक के बाद मिड प्राइम में आइए नजर डालते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने 2022-23 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दी है। मसूर, रेपसीड और सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 400 रुपए प्रति क्विंटल, चने पर 130 रुपए और कुसुम पर 114 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपए बढ़ाकर 2015 रुपए प्रति क्विंटल और जौ का 35 रुपए बढ़ाकर 1635 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस निर्णय से किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित हो पाएगा। सरकार ने एक बार फिर से दोहराया है कि एमएसपी पहले की ही तरह जारी रहेगी, सरकार इसमें बढ़ोतरी भी करती रहेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कपड़ा क्षेत्र के लिए भी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत 5 वर्षों में 10,683 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस फैसले से गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा लाभान्वित होंगे। और मुंबई के व्यापारियों ने सरकार द्वारा कपड़ा क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना की मंजूरी का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इस कदम से उद्योग जगत और इससे जुड़े लोगों को काफी फायदा होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा घोषित की गई 10,683 करोड़ की पीएलआई स्कीम का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इसके लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी एवं वस्त्रोद्योग मंत्री आदरणीय पीयूष जी गोयल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसकी इंडस्ट्री को काफ़ी लंबे समय से आवश्यकता थी, क्योंकि मैनमेड टेक्सटाइल क्षेत्र में एवं टेक्निकल टेक्सटाइल्स में ग्लोबली कंजम्पशन के हिसाब से भारत काफ़ी पीछे चल रहा है। इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम बहुत काम आएगी और इंडस्ट्री से इसको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। पीएलआई स्कीम लाने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और टेक्सटाइल मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल जी का खूब खूब धन्यवाद। ये 10,863 करोड़ की स्कीम काफ़ी अच्छी है और उत्साहजनक भी है इंडस्ट्री के लिए। इसका फ़ायदा अपने इंडस्ट्री को भी होगा, देश को भी होगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी और यहाँ पे लोगों को जैसे स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर है उनको नौकरी भी मिलेगी और ओवरऑल पूरे देश को नंबर 1 टेक्सटाइल में बनाने के लिए काफ़ी लाभदायक भी हो सकता है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल से 6 राज्यसभा सीटों पर चुनावों की घोषणा कर दी है। ये सभी सीटें राज्यसभा में त्यागपत्र दिए जाने के बाद खाली हुई। 15 सितंबर से चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होगी। 4 अक्टूबर को मतदान होगा। इसके साथ ही बिहार में विधानसभा की एक सीट पर भी चुनाव की घोषणा कर दी गई है। और बात नाव हादसे की। असम में ब्रह्मपुत्र नदी में हुई भीषण नाव दुर्घटना के बाद बचाव और तलाशी अभियान जारी है। कुल 90 यात्रियों में से 87 को बचा लिया गया है, जबकि एक शव बरामद हुआ है। 2 लोग अभी भी लापता हैं। ये दुर्घटना जोरहाट जिले के नीमती घाट की है, जहां एक नाव माजुली से नीमती घाट की ओर जाते हुए विपरीत दिशा से आने वाली एक दूसरी नाव से टकरा गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में लगी हुई हैं। 24 नावों के साथ 30 गोताखोर भी बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने नाव दुर्घटना पर दुख जताते हुए माजुली और जोरहाट जिला प्रशासन को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि माजुली और जोरहाट को जोड़ने वाले पुल का निर्माण कार्य इसी नवंबर से शुरू हो जाएगा। ये 4 साल के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता मिदुस्मिता गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मिदुस्मिता, 87 लोगों को बचाया गया है। बचाव और राहत कार्य की फिलहाल क्या स्थिति है? जो कि कल तक ये आंकड़ा 7 था जो मिसिंग लोग हैं, अभी 2 जन है। एक तो डॉक्टर है और एक वहाँ के आवासी है।
तो फिलहाल अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है वो जारी है और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के पर्सनल्स वहाँ पे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो जो मिसिंग जो पर्सन्स है उनको रेस्क्यू कर सके। और फिलहाल हिमंता बिश्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर ऑफ असम वो जायजा करने के लिए अभी जोरहाट पहुँचे और वहाँ पे लोगों से बात की और वहाँ पे काफ़ी सारे स्पेशल चीज़ें उन्होंने घोषणा की कि फिलहाल जो प्राइवेट बोट्स है जिसमें सिंगल इंजन लेके चलती है ये प्राइवेट बोट्स वहाँ पे, तो ये फिलहाल बैन कर दिया है। और जब तक ये जो प्राइवेट जो नावें हैं इनमें अगर मेरीन इंजन जो सरकार की तरफ से सब्सिडाइज करके उन लोग को दिया जाएगा, अगर वो लोग ये मेरीन इंजन अगर लगा के बोट से नहीं चलाते तब तक वो बोट वापस नहीं चला सकेंगे। और उन्होंने ये भी घोषणा की है कि ऑफिशियल्स ऑलरेडी कल तो 3 इनलैंड वाटर डिपार्टमेंट के इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया है और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन्होंने ऑफिशियल्स वहाँ टीम की घोषणा की है। और जितना जैसे सेफ्टी मेजर्स, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे लूप होल्स है, जैसा कि अभी बहुत सारी बातें सामने आई हैं, क्योंकि फेरी में ज़्यादा लोग जाते थे और अगर एक फेरी में 3 वाहन के जाने की ही अनुमति है, लेकिन वहाँ पे 5 से 6 वाहन जाती थी। तो ये सब काफ़ी चीज़ें हैं जो अच्छे तरीके से जायज़ा करना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है ताकि ये जो लूप होल्स हो ये इसमें अच्छी तरीके से डेफिनेटली कुछ ना कुछ सल्यूशन निकाल पाए और ऐसी दुर्घटना ताकि आने वाले दिनों में ना हो। और जैसा कि आपने बताया, डेफिनेटली ब्रिज का एक बहुत बड़ा उन्होंने उन्होंने घोषणा की है, क्योंकि ये नीक ऑफ द टाइम, ये बहुत दिन से ब्रिज का निर्माण करना एक बहुत लोगों को ये आशा थी कि ऐसा होगा, क्योंकि माजुली के निवासी के लिए ये हमेशा एक दिक्कत रहती है, क्योंकि ज़्यादातर समय वाहन भी रहता है। तो क्योंकि जो फ्लड वाटर्स की वजह से ये जो फेरी की सुविधा ये भी बंद रहती है, तो ये फेरी की सुविधा नहीं रहने से भी उन लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये जो ट्रेजेडी हुआ है ये भी देखते हुए प्रशासन को ये भी देखना पड़ेगा कि अगर कोई ऐसी दुर्घटना वापस ना हो तब तक एटलीस्ट ऐसी नाव की जो यातायात है ये बंद रखा जाए ना। जी मृदुस्मिता, बहुत विस्तार से आपने सभी पहलुओं के बारे में जानकारी दी है। यहाँ पर क्या हम ये समझ सकते हैं कि जैसे प्रशासनिक व्यवस्था को मौजूदा असम सरकार चुस्त दुरुस्त कर बेहतर सेवाएं लोगों तक पहुंचाना चाहती है, ऐसे में इस दुर्घटना के बाद क्या कुछ अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है, क्योंकि जवाबदेही तय करने की कोशिश की जा रही है? जी डेफिनेटली, जैसा कि मैंने अभी बताया, ऑलरेडी 3 अधिकारी को ऑलरेडी सस्पेंड किया गया है। कल शाम को जब इनलैंड वाटर डिपार्टमेंट का जो असम चीफ मिनिस्टर डिपार्टमेंट मिनिस्टर है चंद्रमोहन पटवारी वहाँ पे चीज़ों की जायजा करते हुए, क्योंकि अधिकारियों के जो लापरवाही की वजह से ही ऐसी इंसिडेंट हुई है, क्योंकि उन लोगों को ये सुरक्षित ताकि जो लो पैसेंजर्स है वो अच्छी तरीके से सुरक्षित अपने जगहों में जाए, ये नावों में जाके। प्राइवेट बोट्स को तो हालांकि वो लोग फोर्स नहीं कर सकते, एटलीस्ट जो गवर्नमेंट बोट वहाँ पे चलती है एटलीस्ट उसमें जितने हो सके सुरक्षा को सामने लाते हुए एटलीस्ट ये कर सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी मेजर्स इज व्हाट ज़्यादातर ऐसी दुर्घटना से हम लोग को सुरक्षा दे सीखने को भी मिलता है और आगे ऐसी दुर्घटनाएं ना हो उसको लेकर असम सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय ले ही रही है। और फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद मृदुस्मिता, ये सारी जानकारी विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात करते हैं टीकाकरण की। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 71 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड के टीके लगा दिए गए हैं। वहीं कल ही की बात करें तो 86,51,000 से ज्यादा खुराक दी गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कोविड के 43,263 नए मामले सामने आए हैं।
कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 3,93,614 रह गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में देश भर में 40,587 मरीज स्वस्थ हुए हैं। रिकवरी रेट अब बढ़कर 97.48% हो गया है। कोविड के दैनिक पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो ये 2.38% तक है, जबकि साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.43 है। और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक कल कोरोना वायरस के लिए 18,17,639 नमूनों की जांच की गई। कल तक कुल 53 करोड़ 68 लाख से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। और कोरोना से हटकर बात अन्य मौसमी बुखार की करें तो उत्तर प्रदेश में डेंगू और वायरल बुखार कई जिलों में बढ़ता हुआ दिख रहा है। मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बलिया समेत लखनऊ में भी अब बुखार के मरीजों की संख्या में वृद्धि दर्ज की जा रही है। बुखार से कई जिलों में लोगों की मृत्यु की सूचना भी मिल रही है। प्रदेश सरकार कोविड अस्पतालों में बुखार के मरीजों को भर्ती कर रही है और साथ ही अस्पतालों में बेड की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। डॉक्टर सहित प्रशिक्षित स्टाफ भी तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोविड के मरीजों की तरह ही बुखार के इन मरीजों का भी उपचार किया जाए। प्रदेश सरकार ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। साथ ही साफ सफाई के लिए कई विभागों की समन्वित टीमें बनाई गई हैं। दिल्ली और लखनऊ के स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने यहां का निरीक्षण कर यहां स्थिति पर काबू पाने के लिए उचित कदम उठाने को कहा है। हरियाणा सरकार ने करनाल में किसानों के आंदोलन को देखते हुए गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए जिले में मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं को निलंबित कर दिया है। यह आदेश आज रात 11:59 तक प्रभावित रहेगा, यानी आज रात 12 बजे तक का ये प्रभावी रहेगा। महत्वपूर्ण कदम उठा रही है हरियाणा सरकार। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू तमिलनाडु के दौरे पर हैं। आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तिरुचिरापल्ली में एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कैंपस का उद्घाटन किया। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने देश में शिक्षा और तकनीक के जरिए बदलाव पर जोर दिया। The Prime Minister has given a three-line mantra. We all must think about it, reform, perform and transform, transformation of the nation. Through education, through technology, through various measures, and see to it that India is transformed fully and becomes a strong, stable, prosperous, happy nation. भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है और उत्सव के एक भाग के रूप में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 6 से 12 सितंबर 2021 तक खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह मना रहा है, जिसे मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने गुरुवार को 6 परियोजनाओं को देश के सामने रखा, जिसकी कुल लागत 76 करोड़ 76 लाख है, जिसमें मंत्रालय इस पर 24 करोड़ 19 लाख का अनुदान दे रहा है। इस परियोजना से युवाओं को रोजगार के साथ साथ किसानों को भी बड़े पैमाने पर लाभ होगा। आज हमारे द्वारा 6 परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। इन 6 परियोजनाओं की कुल लागत तकरीबन 76.76 करोड़ रुपये की है, जिसमें मंत्रालय ने 24.19 करोड़ अनुदान के रूप में दिए हैं। इसके साथ ही इन सभी परियोजनाओं द्वारा प्रत्यक्ष जो अप्रत्यक्ष रूप से 2500 लोगों को रोजगार मिलेगा और 6800 किसान उद्यमी इससे लाभान्वित होंगे। मुझे आशा है कि इन सभी परियोजनाओं फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र को मजबूती प्रदान करेगी और विश्व पटल पर फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में भारत का नाम शीर्ष पर कायम करने में मददगार होगी। आज स्वच्छ भारत मिशन के चरण 2 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव इसके हिस्से के रूप में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण का उद्देश्य देश में ओडीएफ के साथ मध्यस्थ के तौर पर जुड़कर परिणामों की गति बढ़ाने का समर्थन करना है। सर्वेक्षण 2021 के संचालन के लिए एक विशेषज्ञ एजेंसी को काम पर रखा गया है। सर्वेक्षण के हिस्से के रूप में गांवों, जिलों और राज्यों को प्रमुख मापदंडों का उपयोग करके रैंकिंग दी जाएगी। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के हिस्से के रूप में देश भर के
98 जिलों के 17,475 गांवों को कवर किया जाएगा। सर्वेक्षण के लिए इन गांवों के 87,250 सार्वजनिक स्थानों जैसे स्कूल, आंगनबाड़ियां, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, हाट, बाजार, धार्मिक स्थलों का दौरा किया जाएगा। एसबीएम से संबंधित मुद्दों पर प्रतिक्रिया के लिए लगभग 1,74,750 परिवारों का मत भी लिया जाएगा। साथ ही नागरिकों को इस उद्देश्य के लिए विकसित एक एप्लीकेशन का उपयोग करके स्वच्छता संबंधित मुद्दों पर ऑनलाइन फीडबैक देने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। इस बार के स्वच्छता सर्वेक्षण में सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता का प्रत्यक्ष निरीक्षण के आधार पर 30% नागरिकों की प्रतिक्रिया, जिनमें आम नागरिक, ग्राम स्तर पर प्रमुख प्रभावक और मोबाइल ऐप का उपयोग करने वाले नागरिकों से ऑनलाइन प्रतिक्रिया शामिल की जाएगी। फिलहाल हम आपको सीधे लिए चल रहे हैं मुंबई, जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस वक्त मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के स्पैन लॉन्च के अवसर पर हरी झंडी दिखा रहे हैं। ये शुभ दिन भारत के इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमारे साथ एक ऐसे नेता डिजिटली जुड़े हैं जिन्हें प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स को सफलतापूर्वक लागू करवाने का विशेषज्ञ माना जाता है। एक ऐसे नेता जो रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं ला रहे हैं, जो आम लोगों के लिए सुलभ हैं और मित्रवत भी। यात्रियों के अनुभव को बेहतर और सुखद करने के लिए यात्रियों से ट्रेन पर मिलते हैं, उन्हीं की सुझावों को आधार पर भारतीय रेलवे में नियमित सुधार ला रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूं हमारे माननीय Konnichiwa. It's a real pleasure to be part of this ceremony, and I thank L&T as well as National High Speed Rail Corporation
for achieving this great milestone. Mr. Subramaniam, Miyamoto-san, Mr. Agnihotri, Mr. Sharma, my colleagues in the Railway Board, my friends in Larsen and Toubro, and all the ladies and gentlemen present here, it's a great, great milestone that we are achieving today. Kanchipuram is known as a very historical and cultural place, and today it will also be known for making a giant engineering milestone in the history of Indian Railways. High-speed rail is not just a project, it is a change in mindset of our country, of our railway sector, of our engineering sector, where a new way of working, a new way of operations, a new way of designing things, a new way of planning, and a new way of executing things will be demonstrated in this country. Prime Minister Honorable Narendra Modi ji's vision for railways is huge vision. It's a very unique vision, and it's something which covers entire country's aspirations. Prime Minister Saab always says that railways should be the economic transformation, railways should bring the economic transformation of the country. It should bring the social cohesion which this country has always been known for. It should be the driver of inclusive growth. It should be the driver of putting our nation first. It should be the driver of having a new mindset in the country, giving a new confidence to our generation. That's the vision. It's not a small thing. It's a huge and a very unique vision which all of us are now implementing for last 7 years, and so many changes have happened in the Indian Railways. Today when you talk to the passengers, people say how clean the stations are. The way the trains are today operated on time, the way newer technologies, newer methods are always welcomed, the way common man's, common person's aspirations are being fulfilled is the way Prime Minister Modi ji views Indian Railways. He says that if we have to achieve results in the 21st century, we have to adopt a mindset of 21st century. This project, the straddle carrier and the girder, is a very good example of 21st century mindset. Thinking ahead, thinking of economies, planning a complex project, executing it on the ground, that's the mindset of 21st century. And that's where a genuine sense of relationship between India, between Japan, and within India, between Indian Railways, High Speed Rail Corporation, the partners like Larsen and Toubro who are working together, that entire partnership comes to picture. My special thanks to the technicians, to the welders, to the fitters, to the electricians, the people who have really worked on the nuts and bolts and the wires and cables and the hydraulics and the fitments of this large equipment. I request all of us present to give a very huge round of applause for all the technicians. It is the culmination, it is the combination of the brain and the actual working hands which always results in a very good outcome. Mere brains, mere working hands, probably it will never work out. It has to be a combination of the two. And our government, our party, our Prime Minister always puts inclusive development at the forefront of everything. We believe in Antyodaya, which is the last person in the society should be our focus. Development of the person standing in the last line in the queue should be the focus of our development projects. High speed rail, station development,
having new lines, improving the speed, having absolutely modern train sets, having Kavach kind of technology which will make Indian Railways safe. Those are all examples of inclusive development. Those are all examples of Antyodaya, because millions of our fellow Indians today travel in Indian Railways. All of us, the Rail Parivar as we call, the railway family, all of us in multiple. तो आप केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की बात सुन रहे थे, जो ये बता रहे थे कि किस तरीके से अभी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल से जुड़े एक फंक्शन पर वो बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात ये कही कि जो हाई स्पीड रेल है ये मानसिकता में बदलाव दिखाती है। हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं और ऐसे में चाहे हम ऑपरेशनलाइजेशन की बात करें, चाहे हम इंजीनियरिंग की बात करें, देश की मानसिकता बदल रही है। आइए अब देखते हैं अर्थजगत से जुड़ी खबरें। तो अजय मिश्र हैं हमारे साथ। तो अजय बताइए क्या कुछ खास है आज अर्थ जगत से? शुक्रिया। व्यापार प्राइम में आज हम शुरुआत करते हैं जो इकोनॉमिक रिव्यू आया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने अगस्त माह की जो आर्थिक समीक्षा है वो देश के सामने रख दी है। इस समीक्षा में स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है कि जो आर्थिक विकास है, जो पहली तिमाही का आर्थिक विकास है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रही देश के रिकवरी के लिहाज से। और अगर आप देखें तो जो पहली बड़ी बात यह है कि अर्थव्यवस्था कोविड के पहले 2019-20 की पहली तिमाही के 90% के करीब की जो रिकवरी है वो दिखा रही है। और खेती बाड़ी में स्थिति काफ़ी मजबूत है देश की। 9% कम मानसून हुआ है नॉर्मल से, लेकिन उसके बावजूद जो खरीफ की बुआई है उसमें बढ़त दर्ज की गई है। 101% से ज़्यादा बुआई हुई है, वो एक काफ़ी एनकरेजिंग बात है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वहाँ पर 94% की ज़्यादा बढ़त है। औद्योगिक सेक्टर 46% और खनन में 18.6% की बढ़त दर्ज की गई है। कंजम्पशन की बात करें तो 13% से ज़्यादा की बढ़त, निवेश 55% से ज़्यादा, निर्यात करीब 50% और आयात 60% बढ़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत रिकवरी और बेहतर विकास की राह पर है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसमें जो रिवाइवल दिख रहा है वो प्री कोविड लेवल के आसपास दिखाई देता है और इससे ये स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि जो वी शेप्ड रिकवरी है अर्थव्यवस्था की, जो हमने देखा था बहुत तेज़ी से गिरावट हुई थी बीते साल, अब ऐसा लग रहा है कि जो वी शेप्ड रिकवरी यानी एक तेज़ रिकवरी और उसके बाद आगे जाते हुए आर्थिक जो विकास की गति है वो और भी बेहतर होने की उम्मीद है। ये अगस्त माह की आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय की ओर से जारी की गई, जिसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो काफ़ी सकारात्मक दिखाई देते हैं। और अब बात करते हैं सेंसेक्स की। आज सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को शेयर बाजार नुकसान के साथ खुले। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 92 अंकों की गिरावट के साथ 58,157 पर खुला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 36 अंक गिरा 0.21%, 17,317 के स्तर पर खुला। इस वक्त अगर आप देखें तो जो टेलीकॉम सेक्टर है उसमें थोड़ी सी बढ़त देखी जा रही है, लेकिन एसबीआई लाइफ, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी जो शेयर्स हैं उसमें गिरावट देखी जा रही है। आईटीसी, टाटा मोटर्स, ओएनजीसी में बढ़त। और जो लेबर रिफॉर्म्स हैं उसको भी लेकर के जो सरकार है वो काफ़ी आगे बढ़ रही है और उस पर हम जो तमाम जो हमारी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल व्यापार प्राइम में आज सिर्फ इतना ही। वापस चलते हैं ममता जी के पास बाकी खबरों के लिए। शुक्रिया जी इस महत्वपूर्ण खबर के लिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां सभी जनता को कोरोना का पहला टीका लग गया है। राज्य में पर्यटन और जल जीवन मिशन के लक्ष्य को लेकर मुख्यमंत्री से बात की है हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जो अभी दिल्ली प्रवास पर हैं। कई मुद्दों पर उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, जो पहला सवाल है कि अभी आप सर दिल्ली प्रवास पे हैं, तो क्या क्या है सर अभी रणनीति अभी जब क्या दिल्ली में? अभी तो विशेष तौर से अब के इस प्रवास का मकसद तो ये है कि हमारे हिमाचल प्रदेश के स्टेटहुड के 50 वर्ष पूरे हुए हैं और 50 वर्ष पूरे होने पर हम आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी को निमंत्रण देने के लिए आए हैं। हम विधानसभा का एक स्पेशल सत्र, विशेष सत्र जो है वो 17 तारीख को करने वाले हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश के सभी विधायक भी होंगे, सांसद भी होंगे और जो पूर्व में विधायक रहे हैं उनको भी वो संबोधित करेंगे। देश में हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है
जहां की 100% आबादी को कोविड का पहला टीका लगा है, जिसपे कि प्रधानमंत्री जी ने बधाई भी दी है प्रदेश को। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी पूरे देश भर में वैक्सीन अभियान में पहले स्थान पर आया है और हमने इसमें बड़ा फोकस होकर के काम करने की कोशिश की। हालांकि हमारी भौगोलिक परिस्थितियां बहुत कठिन है, जटिल है वहाँ हिमाचल में, जहाँ कई घंटे तक पैदल सफ़र करना पड़ता है गांव पहुंचने के लिए। तो ऐसी सूरत में भी हिमाचल प्रदेश में हमने इस अभियान को तेज़ी से आगे बढ़ाया और उसमें हमने सफलता हासिल की। दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, काफ़ी सारी चुनौतियाँ हैं पानी घर घर तक पहुँचाने की, लेकिन अगर हम पहाड़ी राज्यों की बात करें, बाकी पहाड़ी राज्यों की बात करें, तो टैप कनेक्शन के मामले में हिमाचल प्रदेश ने सबसे तेज़ी से काम किया है। ये भी हमको प्रसन्नता है इस बात पर कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर को नल और नल में शुद्ध जल, ये अभियान जो जिस प्रकार से चलाया गया, इसमें हिमाचल प्रदेश में हम 3 डिस्ट्रिक्ट तो बहुत पहले ही हम शुरू में ही कर चुके, कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारी वो संख्या आगे बढ़ती हुई 5 डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच रही है और हिमाचल पूरे देश भर में ऐसा राज्य है जिस राज्य ने इंसेंटिव जो हमको केंद्र सरकार से अच्छे काम करने के लिए मिला, वो हमने सारे इंसेंटिव्स भी हमने हासिल कर लिए। टूरिज्म के लिहाज से बड़ा मुफीद माना जाता है हिमाचल प्रदेश। पूरे देश के सैलानियों की नज़र होती है कि एक बार हिमाचल की यात्रा हो, लेकिन साथ साथ कई चुनौतियां भी हैं। कैसे सर निपटते हैं? देखिए, जहाँ मेरी टूरिज़्म की अगर बात आप पूछ रहे हैं, तो टूरिज़्म हिमाचल प्रदेश की एक आत्मा है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा एक टूरिज़्म का कंट्रीब्यूशन स्टेट की इकोनॉमी में रहता है, स्टेट में रोज़गार के लिए रहता है। उस दृष्टि से अभी आपने देखा होगा कि जैसे कोविड के मामलों में थोड़ी सी कमी आई पूरे देश भर में, तो लोग सीधा निकल पड़े और हिमाचल पहुंच पड़े और हमारी तैयारी भी नहीं उतनी थी, भीड़ हो गई लोगों को। हमको एडमिनिस्ट्रेशन को आदेश करने पड़े कि जो क्राउड जो हो रहा है टूरिस्ट का, उसको रेगुलेट करिए, उसको प्रॉपरली सोशल डिस्टेंसिंग करिए। कुछ लोग मास्क नहीं पहन रहे, पुलिस के पास मास्क दे करके कहना पड़ा कि आप मास्क उनको दीजिए, आप आइए लेकिन मास्क पहनिए। ये थे हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, और जिन्होंने मुझे अभी बताया है कि बात चाहे जल जीवन मिशन की हो, बात टूरिज्म को आगे बढ़ाने की हो, या प्रदेश में बात टीकाकरण की हो, हिमाचल प्रदेश ने बाकी राज्यों के सामने एक मिसाल जरूर पेश किया है। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।